जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 6 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में पाठ 11 में है गति एवं दूरियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस। तो कक्षा में सभी बच्चे ग्रीष्मावकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आप भी करते हैं, जब आप कहीं छुट्टियों में जाते हैं और जब छुट्टियों से वापस आते हैं तो अपने क्लास में इस पर चर्चा करते हैं। तो एक बच्चा कहता है कि मैं अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी से, फिर कार से और अंत में रिक्शा का उपयोग करके गया था। एक अन्य छात्र ने अवकाश के अनेक दिन अपने नाना जी की नाव में सैर करके व्यतीत किए थे। तो ये सब परिवहन के विभिन्न साधन हैं। तो हम यातायात करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उसे परिवहन के साधन कहते हैं। जैसे यहाँ रेलगाड़ी है, कार है, रिक्शा है या फिर नाव है। तो ये सभी परिवहन के साधन हैं। तो क्या आपने अंतरिक्ष यान के बारे में सुना है? इसका उपयोग कब किया जाता है? तो जो अंतरिक्ष यान है इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा किया जाता है अंतरिक्ष में जाने के लिए, लेकिन साधारण व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्या इन सबसे गंतव्य तक पहुंचने में लगे समय में अंतर होता है? तो सभी की गति अलग अलग होती है, इसलिए गंतव्य तक जाने में रेल से जो समय लगता है उससे अधिक समय लगता है कार से या फिर रिक्शा से या फिर बस से। तो सभी के समय में अंतर होता है। तो आइए सबसे पहले यह जानने की कोशिश करें कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे यात्रा करते थे। तो हम तो यात्रा करने के लिए बस का प्रयोग करते हैं, रेल का, हवाई जहाज का, साइकिल का, मोटरसाइकिल का, कार का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ये साधन जब नहीं थे तब लोग कैसे यात्रा करते थे? तो इसके लिए हम यातायात की कहानी को जानते हैं, द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा पैदल ही करते थे। तो पहले जब यातायात के ये साधन नहीं थे तब लोग एक जगह से दूसरे जगह, चाहे कितनी भी दूरी हो, लोग पैदल ही चले जाते थे और वे अपना सामान अपनी पीठ पर लादकर ले जाते थे। जल मार्ग से परिवहन के लिए नाव का उपयोग किया जाता था और यदि किसी को नदी पार करना होता था तो वे नौका का प्रयोग करते थे, नाव का प्रयोग करते थे। और नाव कैसे बनाई जाती थी? लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव बनाया जाता था। नावों की आकृति जल में रहने वाले जो जीव हैं, जैसे मछली है, तो मछली का जिस तरह का आकार होता है वैसा ही नाव का आकार बनाया जाता था ताकि वो भी पानी में तैर सके। पहिए के आविष्कार ने यातायात को सुगम बना दिया। तो जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ, जो यातायात में पहले दिक्कत होता था, पहले लोगों को पैदल ही जाना पड़ता था, लेकिन जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ लोग पहिए में गाड़ी को जोड़कर उसमें सामान को ले जाते थे और स्वयं भी यात्रा करते थे। और उसमें पशुओं को जोड़ दिया जाता था, जो उनके पालतू पशु होते थे उसको गाड़ी में जोड़ दिया जाता था। तो इस तरह से यात्रा काफी आसान होने लगा था। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग परिवहन के लिए पशु शक्ति पर ही निर्भर थे। तो वे पशुओं का प्रयोग करते थे यात्रा के लिए। वाष्प इंजन के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। तो फिर वाष्प इंजन का आविष्कार हो गया, जो भाप से चलने वाला इंजन था। तो इससे भी जो यातायात था वो काफी परिवर्तित हो गया। उसकी जो समय जो लगता था पहले, तो उसमें भी काफी कमी होने लगी। तो वाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ियां या माल गाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। तो जो भाप से चलने वाले इंजन थे वे पटरियों पर चलते थे, तो इसके लिए पटरियों का भी निर्माण किया गया। तो अभी जो आप रेल देखते हैं वे पहले भाप से चलते थे। कोयला को जलाया जाता था, पानी को भाप बनाकर भाप तैयार किया जाता था और उसी से जो रेलगाड़ियां थी वो चलती थी। तो अभी तो इलेक्ट्रिक हो गई हैं, विद्युत से चलने वाली हैं।
तो देखिए यहाँ कुछ चित्र दिया गया है। ये है साइकिल, ये हवाई जहाज, ये पानी जहाज, ये बैलगाड़ी और ये बस। और नीचे क्या है, रेल को दिखाया गया जो पटरियों पर चल रही है, इस तरह से पटरियों पर चलती है। तो ये है परिवहन के साधन। तो इसके पश्चात स्वचालित वाहन का उपयोग भी शुरू हो गया। तो मोटर से चलने वाली नाव और जहाज भी चलने लगे। तो उसके बाद जो नाव बने हुए मोटर से चलने लगे, जहाज भी मोटर से चलने लगे। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ। तो वायुयान भी आ गया, हवाई जहाज का विकास हो गया, तो वो और भी ज्यादा स्पीड चलता है, तो उसका भी प्रयोग होने लगा। और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। तो इसमें लोग भी यात्रा कर सकते थे, साथ ही अपने सामानों को भी ले जा सकते थे। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, पाराध्वनिक, सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्ष यान को जहां इससे यात्रा करना आसान हो गया, वहीं कम समय में ज्यादा दूरी तय की जाने लगी। तो कम समय में काफी ज्यादा दूरी तय किया जाने लगा इन साधनों के प्रयोग के द्वारा। अब हम देखते हैं कि आपके द्वारा तय की गई दूरी की माप एवं मेज की लंबाई की माप। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए टेबल। तो टेबल का लेंथ किस तरह से मापेंगे और आप जो दूरी तय करते हैं उसको किस तरह से मापेंगे। तो यहाँ कुछ तरीके बताए गए हैं। तो लोग यह कैसे पता लगाते थे कि उन्होंने कितनी दूरी तय की है। कोई छात्र यह कैसे पता लगाएगा कि वह अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकता है या स्कूल पहुंचने के लिए उसे बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी। तो दूरी पता होगा तभी वह अंदाजा लगा सकता है कि मुझे स्कूल जाने में बस लगेगा या रिक्शा से जाना पड़ेगा। किसी स्थान की दूरी की जानकारी महत्वपूर्ण होती है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि वहां पहुंचने के लिए कोई कैसे जाएगा। तो दूरी का पता होना बहुत आवश्यक है और उसी के अनुसार ही लोग निर्णय ले सकेंगे कि वो पैदल चलकर जाएं या रिक्शा से जाएं या बस से या रेलगाड़ी से जाएं अथवा वायुयान का उपयोग करके जाएं। तो इसके लिए दूरी को मापना बहुत आवश्यक है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई का ज्ञात होना आवश्यक होता है। तो कुछ वस्तुओं का चौड़ाई या लंबाई माप करना बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ देखिए, दो बच्चे में लड़ाई हो रही है, किस बात पर हो रही है देखते हैं। तो साक्षी अथवा आदित्य की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े मेज हैं। तो जो आदित्य और साक्षी हैं उनकी जो कक्षा है उसमें बड़े बड़े मेज हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। तो दो विद्यार्थी बैठते हैं तो साक्षी और आदित्य एक ही मेज में बैठते हैं। तो प्राय उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी मेज के अधिक भाग का उपयोग करता है। तो शायद आप में भी होता हो कि तुम अधिक जगह का उपयोग कर रहे हो मेज में और हमको कम मिल रहा है। तो इनमें भी यही शिकायत थी। तो शिक्षक ने सुझाव पर उन्होंने मेज की लंबाई मापने का निश्चय किया। तो शिक्षक ने सुझाव दिया कि तुम अपने मेज की लंबाई माप लो। तो मेज के ठीक बीच में एक चिन्ह बनाया तथा मेज को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची गई। तो मेज के बीच में एक चिन्ह लगाया गया और मेज को दो भागों में बांटने के लिए एक बीच से रेखा खींच दिया गया। ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं और आदित्य तो सदैव ही अपने पास विकेट एवं गिल्ली रखता है। तो आदित्य भी क्रिकेट खेलता है और साक्षी भी। तो आदित्य के पास विकेट और गिल्ली है। तो अब क्या किया जाए, मेज का लंबाई कैसे मापा जाए। तो आदित्य ने क्या किया, उस विकेट और गिल्ली की सहायता से मेज का जो लंबाई है उसको मापा और मेज को दो बराबर भागों में बांट दिया।
देखिए ये मेज में क्या किया, ये देखिए ये है विकेट, फिर गिल्ली रखा, फिर विकेट। तो यहाँ जहाँ दो गिल्ली मिल रहे हैं उस जगह में एक निशान लगाया। तो इस तरह से मेज को दो बराबर भागों में बांट दिया। तो इसी तरह नीचे भी माप किया जा रहा है। तो गिल्ली तथा विकेट से मेज की लंबाई मापना। उन्होंने गिल्ली और विकेट का उपयोग करके मेज की लंबाई मापने का प्रयास कैसे किया है। तो आपने देखा उसे, तो ऐसा लगता है कि मेज की लंबाई दो विकेटों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। तो आपने देखा कि दो गिल्ली और दो विकेट मिलकर जितना लंबा है उतना एक मेज का लंबाई है। तो मेज को यदि हम आधा करेंगे तो एक विकेट एक गिल्ली और दूसरी तरफ एक विकेट एक गिल्ली, तो बीच में जो लकीर होगा वो मेज को दो भागों में बांटेगा। तो मेज के बीच में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों को आधा आधा मेज मिल गया है, जिसमें मेज का आधा भाग लंबाई में एक विकेट और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। तो आधा भाग में क्या आया, एक विकेट और एक गिल्ली, और दूसरे भाग में एक विकेट एक गिल्ली। तो इस तरह से आप भी माप कर सकते हैं किसी वस्तु की सहायता से। तो ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरी मापने की आवश्यकता होती है। तो बढ़ई भी लकड़ी का काम करते हैं, तो वो अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई इसलिए मापते हैं ताकि वह यह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। तो दरवाजा का माप निकालने के लिए भी उसको लंबाई और चौड़ाई मापना होगा अलमारी का। तो इस तरह से मापने की आवश्यकता सबको होती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके पैर की एड़ी से आपके सिर तक की रेखीय लंबाई के बराबर हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई पूछे कि आपकी लंबाई कितनी है, तो आप कैसे मापेंगे। तो आपका जो पैर का एड़ी है वहां से आपके सर तक की जो लंबाई है उसको मापेंगे, वही आपकी लंबाई होगी, है ना। तो इस तरह से आप अपना लंबाई निकाल सकते हैं। तब कुछ और प्रश्न है, जैसे यह कमरा कितना लंबा है, रांची से पटना कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। तो इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है। तो कौन सी बात समान है कि ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है। तो सभी में दूरी को पूछा जा रहा है, जैसे रांची से पटना की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, और कमरा कितना लंबा है। तो इस तरह से दूरी को पूछा जा रहा है। तो यहाँ कुछ मापन बताया गया है, सम मेजरमेंट। तो आइए क्रियाकलाप के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो क्रियाकलाप एक को देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक डोरी लीजिए। तो आप एक डोरी ले सकते हैं, तो डोरी आपको घर में आसानी से मिल जाएगा। तो उस डोरी की लंबाई को मानक लंबाई मान लीजिए। तो आप जो मापेंगे उसी से मापेंगे, तो उसको एक मानक लंबाई आपने मान लिया है। और इस डोरी की सहायता से विभिन्न वस्तुओं की तुलना कीजिए। तो आप घर में जितनी भी वस्तुएं हैं उसको आप मापिए और उस तुलना कीजिए कि ये वस्तु अधिक लंबी है, ये उससे कम लंबी है। तो इस तरह से आप तुलना कर सकते हैं डोरी से मापते हुए। देखिए कि डोरी की लंबाई से मेज की लंबाई कितनी गुनी है, दीवार की लंबाई कितनी गुनी है। मतलब मेज कितना रस्सी आपको, वो जो आप डोरी लिए हैं उसको कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, तो आपका मेज का लंबाई निकल रहा है। तो इस तरह से आप दीवार का भी लंबाई निकाल सकते हैं और मैदान की लंबाई भी निकाल सकते हैं कि कितनी गुनी डोरी की बराबर है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, डोरी से माप रहा है मेज को। डोरी की लंबाई से डेस्क की लंबाई का मापन, यहाँ मापन को। तो इस तरह से आप भी डोरी की सहायता से माप सकते हैं वस्तुओं को।
तो जो आप मापेंगे उसको यहाँ आप लिख सकते हैं। जैसे डोरी की लंबाई क्या है उसको आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद मेज की क्या लंबाई आपका निकली डोरी की सहायता से तो उसको लिखेंगे। फिर दीवार की जो लंबाई है उसको भी यहाँ लिखेंगे और मैदान की लंबाई को भी आप यहाँ लिखते जाएंगे। तो डोरी से मेज, दीवार और मैदान की लंबाई मापना। तो जो लंबाई आप मापेंगे आपकी जो डोरी की लंबाई है उसको भी यहाँ लिखते जाएंगे। तो अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप 2 को देखते हैं। अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों में से किन्हीं 5 विद्यार्थियों का चुनाव कीजिए। तो किसी भी 5 विद्यार्थी को आप चुन सकते हैं। तो अभी तो विद्यालय बंद है तो आप अपने किसी 5 दोस्तों को चुन सकते हैं और प्रत्येक जो दोस्त हैं आपको तो उनको क्या करना होगा, जो बालिस्त है उनका मतलब जो यहाँ दिखाया गया देखिए माप, ये जो अंगूठे से यहाँ जो छोटी अंगुली है उसके बीच का जो लंबाई है यही है आपका बालिस्त का माप। तो 5 में प्रत्येक अपने बालिस्त को मानक मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज की लंबाई को मापेंगे। तो सभी इस तरह से मापेंगे अपने बालिस्त की सहायता से, तो उसी को वो मानक मान लेंगे। तो आप भी इस तरह से माप सकते हैं। तो जो आप मापेंगे उसको इस सारणी में भरेंगे। तो यहाँ क्या लिखना है, विद्यार्थी का नाम। तो आप अपने दोस्तों के नाम यहाँ लिखेंगे, 5 दोस्तों के नाम, और उनके द्वारा जो मापा जाएगा बालिस्त की संख्या को यहाँ लिखते जाएंगे कि मेज की लंबाई उनके हाथों के अनुसार, उनके बालिस्त के अनुसार क्या संख्या है यहाँ आप लिखेंगे। क्या सभी विद्यार्थियों के द्वारा मापी गई बालिस्त की संख्या समान है? तो आपके जो 5 दोस्त अपनी बालिस्त की सहायता से मापते हैं तो क्या सबका समान आता है संख्या? तो आप देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। तो यहाँ तुलना किया जाता है। तो इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। तो ये जो ज्ञात राशि है वो है मात्रक। तो किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। तो जो माप लिया जाता है उसको 2 भागों में हम बता सकते हैं। तो एक भाग संख्या है, तो जो एक भाग है वो है संख्या, और दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। तो उदाहरण के लिए इसको क्या कर सकते हैं, देखिए समझिए कि जो आपने क्रियाकलाप 1 किया था उसमें यदि दीवार की लंबाई 4 डोरी की लंबाई के बराबर है तो उसमें आपने एक डोरी लिया था और उससे दीवार को मापा था। तो इसमें मान लीजिए कि जो दीवार की लंबाई है वो 4 डोरी की लंबाई के बराबर है। तो 4 एक संख्या है, 4 क्या है, संख्या है, तथा डोरी की लंबाई क्या है, मात्रक है। तो डोरी की लंबाई क्या है, मात्रक है, और 4 क्या है, संख्या है। तो इसी तरह से जब आप बालिस्त से मापेंगे तो बालिस्त क्या है, मात्रक है, और जितना बालिस्त होता है वो हो गया संख्या। तो डोरी की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापन के लिए चुना गया है। तो इस तरह से आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप डोरी की सहायता से या फिर अपने बालिस्त की सहायता से वस्तुओं को मापिए और उसको सारणी में लिखिए। फिर 2 वस्तुओं के बीच तुलना कर सकते हैं कि कौन अधिक लंबा है, कौन कम लंबा है। तो जब आप खुद करके देखेंगे तो आप अधिक अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम पढ़ेंगे मापन के मानक मात्रक। तो थैंक यू, आप इसको पढ़िए और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए।